हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग भौतिक विज्ञान का रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान का संपूर्ण रिवीजन मात्र 3 वीडियो में करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको उत्पाद सिपाही और साथ ही साथ झारखंड सीजीएल के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें फटाफट से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका सारा जो टॉपिक है वो पहले से क्लियर होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। आगे इसके बाद मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, ठीक है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, एसआई पत्ती में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। जैसे एक साइड है टेबल में भौतिक राशि, दूसरे टेबल में है एसआई के मूल मात्रक और इधर है संकेत। देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर, इसका संकेत हो जाएगा एम। द्रव्यमान का हो जाएगा एसआई मात्रक किलोग्राम, इसका हो जाएगा केजी। समय का हो जाएगा सेकेंड, इसका हो जाएगा एस। ताप का हो जाएगा केल्विन, इसका हो जाएगा के। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा ए। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा एसआई मात्रक कैंडेला, इसका हो जाएगा सीडी। और पदार्थ की परिमाण का हो जाएगा मोल, इसका हो जाएगा एमओएल। ठीक है, ये संकेत हो गया। आगे है एसआई के संपूरक मूल मात्रक। देखिए, समकोण कोण का जो एसआई है वो रेडियन में मापा जाता है, आरएडी संकेत होता है। और घन कोण जो सॉलिड एंगल होता है, इसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसका सिंबल होता है एसआर। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। देखिए, ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये सब पुराना मात्रक है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डिग्री सेल्सियस का सी, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। और आगे है आवृत्ति का हो जाएगा कंपन प्रति सेकेंड, सीपीएस पुराना था लेकिन इसका नया वाला हो गया हर्ट्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो गया। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला शक्ति सीपी, और इसका जो नया वाला हो गया दोस्तों वो हो गया कैंडेला सीडी हो गया। ठीक है, तो मात्र डिग्री सेल्सियस वाला सेम है और बाकी दोनों जो है ये सब नया नया बन गए। ठीक है, चलिए आगे है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है, पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक जो होती है वो डाइन होती है। एसआई पत्ती में मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। आगे है दोस्तों कि कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पत्ती मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक तो हम लोग इसमें पावर बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे, उसका नाम देखेंगे कि आखिर उसका नाम क्या है।
तो एक साइड है 10 की घात, एक साइड है पूरे प्रत्यय और एक साइड है इसका प्रतीक। ठीक है, सेम इसी में भी है। देखिए 10 के पावर यदि 18 रहेगा तो इसको बोलेंगे एक्सा, सिंबल ई रहेगा। 10 के पावर 15 पेंटा बोलेंगे, पी सिंबल। 10 के पावर 12 टेरा बोलेंगे, टी सिंबल। 10 के पावर 9 गीगा, जी सिंबल। 10 के पावर 6 मेगा, एम सिंबल। 10 के पावर 3 किलो, के सिंबल। 10 के पावर 2 हेक्टो, एच सिंबल। 10 के पावर 1 डेका, डी ए सिंबल। 10 के पावर -18 तो एक्टो हो जाएगा, ए सिंबल हो जाएगा। 10 के पावर -15 अगर हो जाएगा तो फेमटो हो जाएगा, एफ सिंबल हो जाएगा। 10 के पावर -12 का हो जाएगा पिको, पी सिंबल हो जाएगा। 10 के पावर -9 का हो जाएगा नैनो, एन सिंबल हो जाएगा। और 10 के पावर -6 का हो जाएगा माइक्रो, म्यू सिंबल हो जाएगा। और 10 के पावर 3 का हो जाएगा मिली, एम सिंबल। 10 के पावर 2 सेंटी हो जाएगा, सी सिंबल। और 10 के पावर -1 इसका हो जाएगा डी सिंबल। ठीक है, डेसी। चलिए अब हम लोग गति से आरंभ करते हैं। देखिए अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है उसमें, उसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि। विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी क्या हैं? अदिश राशि हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि का, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। ठीक है, दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है। आगे है विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये जो पॉइंट बीच में आ रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे एग्जाम के लिए। आगे है देखिए चाल। तो चाल को चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। आगे है कोणीय वेग। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितनी कोण में घूमती है उसे उस कण का कोणीय गति कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर होगा थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, यदि कण एक सेकेंड में एन चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर होता है 2πn। ठीक है, जैसे कि इसमें नहीं आ जाता है कि वाहन का पहिए का, मान लेते हैं कि एक वाहन का पहिया इतने समय में 1 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछ जाता है कि इसका जो रेडियस है वो उसका क्या है रेडियस। ठीक है, या उसका वृत्त का परिमाप पूछ लिया जाता है, तो यहीं से निकलेगा, इसी फार्मूला से निकलेगा। ठीक है, देखिए तो जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पास दिया गया है कि 1 सेकेंड में n चक्कर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ओमेगा बराबर 2πn। मतलब कितने चक्कर लगाया तो n हो गया, 2 ले लेंगे और इसका पाई ले लेंगे, तब निकल जाएगा
कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई यानी कि 360 रेडियन घूमता है। ठीक है, यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई जो दूरी है वो वृत्त की परिधि है, जितना रहेगा वह ना चलेगा। तो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि गुने n है, जितना राउंड घूरेगा तो इसके बाद हो जाएगा 2 पाई r n, यदि उसकी रेखीय चाल होगी तब। आगे है कि म्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पास 2 पाई n इंटू आर। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई n, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई n। तो रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुने त्रिज्या। रेखीय चाल ऐसे निकालना होगा तो इसका जो कोणीय चाल है गुने इसकी जो त्रिज्या है वो देना होगा, वह निकालना होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों न्यूटन का गति का नियम। देखिए, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति का नियम चले जानते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल में से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़े से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुक जाने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। आगे है संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है कि न्यूटन का द्वितीय गति का नियम। देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F है और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है एवं वस्तु का द्रव्यमान m है तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार हो जाएगा F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में पीछे की ओर जो धुआं निकलता है वो सभी हैं। आगे है दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुने अंतराल होता है, इसके बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है।
तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। आगे है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान का वस्तु है, v चालन से और r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा F=mv²/r। आगे है अपकेंद्रीय बल। देखिए, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी वस्तु से संबंधित नहीं किया जा सकता है। वे बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आगे है बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड या वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल गुने आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन। देखिए, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाता जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अंतल या स्क्रू जैक। आगे है इसके बाद उत्तोलक। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलंबन, आयाम और भार। देखिए, आलंबन, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है उसे आलंबन कहते हैं। आयाम, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है आयाम कहलाता है। भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। देखिए, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलास, सिंडासी, किल, उखाड़ने की मशीन और शीशा, शीश झूला और साइकिल का ब्रेक और हैंडपंप। आगे है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब बल F तथा आयास E के बीच भार जो होता है वो W होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। आगे है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंबन F, भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा और मनुष्य का हाथ।
चलिए आगे है, हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में। देखिए आगे है दोस्तों गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। क्या करता है? वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो यह वस्तु अपना जो केंद्र है ना, केंद्र से नीचे की ओर गुरुत्वाकर बल लगाएगा। ठीक है, गुरुत्व बल लगाएगा। तो हम लोग यदि इतना ही बल को, ठीक है, जितना नीचे का लगाएगा ऊपर की ओर दे देंगे तो इसको हम लोग स्थिर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। देखिए अस्थाई संतुलन क्या है? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व की स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन कहते हैं। अस्थाई संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो उसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। आगे देखिए, आगे है उदासीन संतुलन। देखिए यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थाई संतुलन के लिए शर्तें। किसी वस्तु के अस्थाई संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए और दूसरा है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। आगे है कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, देखिए कार्य क्या है? तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो कार्य का माप होता है वह किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसका विस्थापन का गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर याद रखिएगा बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। आगे देखिए, यदि बल F तथा विस्थापन S है और उनके बीच में थीटा कोण बनता है तो वर्क बराबर W बराबर हो जाएगा FS कोस थीटा। क्या हो जाएगा? FS कोस थीटा। आगे देखिए ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। 2 प्रकार के ये होता है, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के बराबर कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि द्रव्यमान m है, m की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा। देखिए जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है जो नीचे दिया हुआ है। EP बराबर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आगे ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतना ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है
अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाप स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण नीचे दिया गया है, जैसे कि देखिए, जैसे है डायनेमो। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्म ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन बदलता है, ठीक है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूब लाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय और उष्म ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है। देखिए के बराबर होता है p²/2m, p²/2m, जहाँ p क्या होता है तो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, p बराबर mv होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अर्थात संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा तो 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, इसीलिए 4 गुना हो जाएगा। आगे देखिए शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति का सहाय मात्रक वाट होगा, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। वाट किसके नाम पर रखा गया है तो जेम्स वाट वैज्ञानिक के सम्मान में। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है कार्य बटा समय। कार्य का ऐसा मात्रक तो जूल हो गया, टाइम का हो गया सेकेंड, तो इसका हो गया वाट। क्या हो गया वाट, यानी कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया वाट हो गया। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10⁻6 वाट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। शक्ति की एक और मात्रक जो होती है क्या होती है अश्व शक्ति होती है। आगे देखिए वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 वाट गुने 1 सेकेंड, माने 1 वाट 1 सेकेंड में, तो उसको बोलेंगे 1 जूल ना। तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। क्या होता है 3600 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1000 वाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3.6 गुने 10⁻6 जूल। उसी प्रकार वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक होते हैं। और देखिए वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर, ये सब कार्य ऊर्जा के मात्रक होते हैं, कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है गुरुत्वाकर्षण। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, किन्हीं दो वस्तु के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल हो जाएगा वो F बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ G क्या है तो एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। आगे देखिए गुरुत्व क्या है। देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो वस्तु के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक वस्तु पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर अपॉन स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि गुरुत्वजनित त्वरण G वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। G के मान में परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन कब होगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है, G का मान घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या है, G का मान
महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर ज़्यादा होता है और जी का मान जो कम होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, लिफ्ट में वस्तु का भार के बारे में है, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित जो वस्तु का भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे जाता है लिफ्ट तो वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर नीचे करता है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह मुक्त अवस्था में वस्तु की भांति नीचे गिरती है तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता का स्थिति होता है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु का जो सर है वो ऊपर के स्थित फर्श में जाकर के टकरा जाएगा। ठीक है, छत से जाकर के टकरा जाएगा, सॉरी फर्श बोल दिए। आगे देखिए, ग्रहों की गति के से संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमा काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर स्क्वायर के आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन होता है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण जो है नेपच्यून का परिक्रमण काल मात्र नहीं बहुत ज़्यादा 165 वर्ष होता है। मैंने 165 वर्ष में एक बार उन लोग का हैप्पी न्यू ईयर आएगा। ठीक है, अगर वहाँ कोई रहता तो। आगे देखिए, आगे है कि IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह जो है वो क्या है, नेपच्यून है। वह क्या है, नेपच्यून है। उपग्रह सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वस्तु को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी की जो उपग्रह है वह क्या है, चंद्रमा है। आगे देखिए, उपग्रह का कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगा। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। आगे है, पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल। ठीक, आगे देखिए, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूरी पर होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है, भू अस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। आगे है कि पलायन वेग।
पलायन वेग का न्यूनतम ये वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अगर भीगे जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस फिर वह लौटकर नहीं आएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी दिशा में यदि फेंक दिया जाता है तो वस्तु फिर पृथ्वी के तल पर वापस नहीं आएगा। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग होता है v0 = √GRE, ठीक है, तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग जो होता है वो अंडर रूट में इतना होता है, अतः v = √2v0 इनिशियल वेलोसिटी वाला, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट दुगना होता है, ठीक है। इसीलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को अंडर रूट 2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाता है तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इसमें इसके बाद दाब, प्रेशर, ठीक है। देखिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है पृष्ठ का लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल PA भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे से 76 डिग्री सेल्सियस लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री अक्षांशीय पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर एक बार बराबर। आगे है वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहला पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, दूसरा वायु आने बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना आती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। आगे देखिए, आगे है द्रव में दाब। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से ऊपर बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात जो दाब होता है वो होता है H गुने D गुने G। आगे देखिए, आगे है इसके बाद द्रव में दाब के नियम। पहला है स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान लगता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर लगता है। तीसरा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। आगे देखिए, आगे है द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, और हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, और हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। आगे देखिए, आगे है दाब। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें उसको रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। गर्म करने पर जिस पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। क्वथनांक पर
प्रभाव, देखिए सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। आगे है प्लवन, देखिए उपप्लवन बल, ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बायोएंसी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल द्रव में डूबी वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाता है या कमी आने का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आगे है प्लवन का नियम, देखिए पहला, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। आगे है घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलो पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलो पर मीटर क्यूब। आगे देखिए, आगे अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना जो है ना वो आसानी से तैर सकते हैं। आगे है कि जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। आगे है कि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ेगा कि नहीं, तो नहीं बढ़ता है, वो पहले के समान ही रहता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर दूध मापी से मापा जाता है। आगे है मित केंद्र, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्तें, पहला है मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। आगे देखिए, आगे है पृष्ठ तनाव, देखिए ससंजक बल कोहेसिव फोर्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। आगे है आसंजक बल एडहेसिव फोर्स, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। आगे है सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, देखिए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई l पर बल जो है F कार्य कर रहा है तो पृष्ठ तनाव T बराबर हो जाएगा F/L। क्या हो जाएगा? F/L। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन/मीटर होता है, न्यूटन/मीटर होता है। आगे देखिए, आगे है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल/मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जूल/मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह शून्य हो जाता है। आगे है केशिकत्व, ठीक है। देखिए, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव
द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारे केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारे की सतह उभरा हुआ रहता है। आगे है केशिकत्व का उदाहरण। पहला है ब्लेटिंग पेपर, स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। दूसरा, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। तीसरा, पेड़ पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। आगे है पांचवा कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पानी पर मच्छरों के लावा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लावा पानी में डूबकर मर जाते हैं। आगे है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। आगे है श्यानता। देखिए, श्यान बल किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण होता है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण ही होती है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। किसी तरल में श्यानता को श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ डिस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डेका पॉइंट्स और प्लोइजली यानी कि पीआई या पास्कल सेकेंड होता है। इसे प्रायः नोटा द्वारा सूचित किया जाता है। आगे है सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु का त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। आगे है धारा रेखीय प्रवाह। देखिए कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा हुआ हो, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। आगे है क्रांतिक वेग। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाता है, वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर
निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने के पर तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। आगे है दोस्तों कि बर्नौली का प्रमेय। देखिए, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुछ ऊर्जा का योग नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर ने नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। आगे है इसके बाद प्रत्यवस्था। देखिए, प्रत्यवस्था यानी कि प्रत्यवस्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्व की अवस्था में वापस आ जाता है। आगे है प्रत्यवस्था की सीमा। ठीक है, देखिए, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यवस्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगने पर पदार्थ का प्रत्यवस्था का गुण समाप्त हो जाता है, उसे प्रत्यावस्था की सीमा कहते हैं। आगे है विकृति। किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्राथमिक लंबाई एल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसीलिए छोटा एल अपन बड़ा एल क्या है, विकृति कहे जाते हैं। आगे है प्रतिबल। देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यावस्था का यंग मापांक। देखिए, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यवस्था का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम। प्रत्यवस्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। ठीक है, विकृति बराबर हो जाएगा प्रतिबल बराबर हो जाएगा विकृति अपॉन प्रतिबल। ठीक है, ये क्या है, ई है। ठीक है, ई क्या है, तो यह एक नियतांक है। इसका मतलब हो जाएगा प्रत्यवस्था का गुणांक। प्रत्यवस्था का गुणांक ई का मान भिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। आगे देखिए, यंग का प्रत्यवस्था गुणांक है y बराबर अनुदैर्ध्य के प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य के प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसके आयतन प्रत्यवस्था गुणांक के कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक यानी कि नोटा कहते हैं। आगे है सरल आवर्त गति। क्या है, आगे सरल आवर्त गति है। देखिए, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व की गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति। किसी वस्तु की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन बराबर दोलन करने वाले कण की अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरा ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन का और यह एक कंपन कहलाता है। आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आगे आवृत्ति। देखिए, कंपन के कारण कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t है तो n बराबर हो जाएगा 1/t। आगे देखिए, आगे है सरल आवर्त गति। देखिए, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी कि मीन पोजीशन के इधर उधर एक प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके बाद सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। दूसरा, उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा, वेग अधिकतम होता है। चौथा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। पांचवा, स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है।
आगे है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो पहला उसका त्वरण अधिकतम होता है, दूसरा उस पर कार्य करने वाला प्रत्ययन बल अधिकतम होता है, तीसरा गतिज ऊर्जा शून्य होता है, चौथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है और पांचवा वेग शून्य होता है। आगे है सरल लोलक। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिर से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी सरल गति आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक आवर्त काल T बराबर हो जाएगा 2√L/G। ठीक है, इससे भिन्न निष्कर्ष निकलता है। देखिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L अर्थात लंबाई बढ़ने पर T क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगा, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, आवर्त झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आगे देखिए, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है कि T=L/G, यानी कि लोलक घड़ी के पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T जो है वो बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम हो जाता है। आगे है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ भारहीनता के कारण G बराबर 0, अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। आगे है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में L कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक बढ़ जाएगी तो घड़ी तेज हो जाएगी। आगे है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है। आगे है इसके बाद कि तरंगों की मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जो किसी पदार्थ या माध्यम में संचारित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंग दो भाग में होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, देखिए जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण है। आगे है अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आगे है अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए वैसे तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश का चाल के बराबर होता है। आगे है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण, पहला है कि ये उदासीन होता है, दूसरा यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, तीसरा यह प्रकाश के वेग में गमन करती है, चौथा इसके पास ऊर्जा एवं संयोग होता है, पांचवा इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है विद्युत चुंबकीय तरंगों। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक साइड दिया गया है, एक साइड खोज करता है, एक साइड उसका परिसर दिया गया है, एक साइड इसका आवृत्ति दिया गया है, उसका उपयोग दिया गया है। देखिए गामा किरण का खोज करता है बेकुरल, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 इसका परिसर है, 10⁻20 से 10⁻18 इसका आवृत्ति है। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। एक्सरे किरणें, रोंटगन इसका खोज किए थे 10⁻−10 से लेकर के 10⁻18 के बीच इसका 10⁻−8 तक परिसर है, 10⁻18 से 16 तक इसका आवृत्ति है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है।
पराबैंगनी किरण का खोज करता है रीटर। 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻7 मीटर तक है यह इसका परिसर, और 10⁻14 तक 16 से लेकर के 10⁻14 तक इसका आवृत्ति है। और सिकाई करने और प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। दृश्य विकिरण न्यूटन इसका खोज करता है। इसका परिसर जो है वो यहाँ पास दिया हुआ है, इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है। आगे है अवरक्त विरक्त करने, इसका खोज करता है हर्षल। 8.5 से लेकर के 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻³ तक होता है। इसका आवृत्ति 10⁻12 से 10⁻10 होता है। यह किरणें उसमें विकिरण होता है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की सेकाई करने के लिए किया जाता है। आगे है लघु रेडियो तरंगे, हेनरिक या हर्ट्ज तरंगे। 10⁻³ से 1 मीटर इसका आवृत्ति जो है इसका दायरा होता है। इसका आवृत्ति होता है 10⁻10 से लेकर के 10⁻8। रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। आगे है दीर्घ रेडियो तरंगे, मार्कोनी इसका खोज करता है। 1 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर इसका अनुदैर्ध्य है, और इसका जो आवृत्ति है 10⁻6 से लेकर के 10⁻4 तक है। रेडियो एवं टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। 10⁻3 से लेकर 10⁻2 के तरंगे सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे इसके बाद की तरंग गति। देखिए, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। ठीक है, कंपन की कला। देखिए, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। पहला कैथोड किरण, दूसरा कैनाल किरण, तीसरा अल्फा किरण, चौथा बीटा किरण, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। आगे देखिए, आयाम क्या है। तो दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितने अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य, तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास रिंगों अथवा मर्दों के बीच की दूरी तथा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगे में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आगे है कि सभी प्रकार के तरंगों में तरंग की चाल और तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। ठीक है, न्यू बराबर होता है n × लैम्डा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको JSSC, CGL या उत्पाद सिपाही में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो आप सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, किसी खास सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ठीक है, जितना जितना प्रश्न है तो प्रश्न के अनुसार ही सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।